स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको कैप्सूल बिहार टीटी कैप्सूल पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। जरूर एक बार अच्छे से इसको देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो यह है कैमूर, जहां की 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ पे। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है कैमूर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला वो है आपका गोपालगंज। क्या है स्टूडेंट्स? गोपालगंज। यानी 1015 स्त्रियां हैं 1000 पुरुष पे। कितना है स्त्रियां? 1015 स्त्रियां हैं 1000 पुरुष पे। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो आपका जिला है वो है गोपालगंज। ठीक है। चलिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर और मुंगेर है। वहां पे मात्र 879 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पे। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका रोहतास। इसको एकदम नहीं भूलेंगे। सर्वाधिक जो आपका जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? रोहतास। उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो है पूर्णिया। पूर्णिया मात्र 52.49% ही है। और आपका रोहतास में सबसे ज़्यादा 75.59% साक्षरता दर है। ये दोनों क्वेश्चंस आप एक बार जरूर देख लें। सबसे बड़ा नगर मैंने पहले भी बताया था पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है 12वां। टोटल जिला अगर आपके पास टोटल राज्य पूरे बिहार में 29 है, जिसमें 12वां स्थान आपका क्या है? बिहार का है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में तीसरा स्थान है। पूरे देश में क्या स्थान है स्टूडेंट? तीसरा स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का सबसे ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान मैंने बता दिया जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से स्थान ऊपर है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये छठे स्थान पे है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज अररिया इधर पड़ता है किशनगंज। और सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद, तो ये याद रखेंगे। और सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होती है। सर्वाधिक गर्म जिला गया, जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी अगर कहीं पड़ती है तो बिहार में पड़ती है। लगभग 45 डिग्री के आसपास गया का टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में। सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ठंडा भी यहाँ पे पड़ता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है गंडक परियोजना, बूढ़ी गंडक नदी, आपने नाम सुना होगा, जो कि गंगा में जाके मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है, नेपाल से निकलती है। गंडक परियोजना गंडक नदी पे है। तो सिंचाई परियोजना में सबसे बड़ा गंडक परियोजना ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो यहाँ पे है वो है आपका 3734.38 किलोमीटर, 3734.38 किलोमीटर। याद रखेंगे। जलवायु बिल्कुल मानसूनी है, जो कि बंगाल की खाड़ी से आती है। औसत वर्षा जो है आपका 1054 मिमी। ठीक है स्टूडेंट्स, 1054 मिमी है। ये रेन गेज है। अगर 125 मिमी से कम होती है तो वो क्षेत्र डिजर्ट हो जाता है। तो बिहार में वर्षा होती है 1054 मिमी औसत वर्षा दर है। कुल वन क्षेत्र है 6,22,000 हेक्टेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, जो कि लगभग 6.65% कुल भूमि का आपका वन क्षेत्र है। कुल भूमि का 6.65% ही आपका वन क्षेत्र है। तो ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है आपका 53 कितना है स्टूडेंट्स? 53.32 लाख हेक्टेयर, जो कि 57% होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। उसके बाद गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, जहाँ पे कृषि नहीं होती है, तो वो है आपका 16.90 लाख हेक्टेयर। यानी आपके पूरे भूमि का 17.8% भाग पे कृषि कार्य के सिवा अलग कार्य होता है। उस जहाँ पे कुछ उपजता नहीं है, गैर कृषि योग्य भूमि भी जिसको बोल सकते हैं, वो 4.32 लाख हेक्टेयर, जहाँ पे कुछ भी नहीं उपजता है, उसकी प्रतिशतता 4.6% है। अस्थायी चारागाह, जानवरों के लिए चारागाह के लिए वो है 0.2%, यानी 15,780 हेक्टेयर है। विविध पेड़ एवं बगीचा जो है आपका 2.6% में, यानी ये कह लीजिए कि 2,43,980 हेक्टेयर, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, 2.6% तो सही है। ठीक है। यहाँ पे चलिए हाँ हो सकता है 2,43,980 हेक्टेयर बिल्कुल सही है। 2.6% जो है विविध पेड़ एवं बगीचा है। कृषि योग्य बंजर भूमि, ठीक है, जो कृषि योग्य बन सकता है लेकिन अभी बंजर है फिलहाल, वो है 45,380, यानी 0.5%। चालू प्रति भूमि, जहाँ पे प्रति भूमि है लेकिन चालू है, वो है 9.2%।
और अन्य प्रतिभूमि है आपका 1.3%। तो यहाँ पे प्रतिशत आने की संभावना ज़्यादा होती है। एक बार देख लीजिए, आपको इतना डाटा तो याद रहेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें औसत वर्षा एक इम्पोर्टेंट लग रहा है, जलवायु मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाद बाकी जो भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये पूछ सकता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का केमा स्थान है देश में, तो 6ठा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में कौन सा स्थान है देश में, वो है आपका 3रा स्थान। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बिहार में जो ऐतिहासिक काल हुआ है, आर्य गौतम बुद्ध, फिर आपके वर्धमान जो सब आए हैं इतिहास में, ऐसे मेरा हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर्स आप मेरे चैनल पे जाके देखें तो वहाँ पे मैंने ये सब बताया है। तो जो भी आपका जो भारतीय इतिहास है वो आपके मगध इतिहास, जो मगध महाजनपद है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और वही क्षेत्र में था जो वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया। वही क्षेत्र है जहाँ पे महावीर वर्धमान का जो भी ज्ञान उपदेश और जन्म होता है। तो मगध अपने आप में जहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य जो कि अखंड भारत का सपना देखता था, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक जो कि कालक्रम है, इसको आप जरूर एक बार देख लें। स्टार्टिंग होता है यहाँ से स्टूडेंट्स 1000 ईस्वी पूर्व, और आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य काल है वो है आपका 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और यहाँ पे देखिए 1000 ईस्वी पूर्व से हम बिहार के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिली है, तो इसको पूर्व ऐतिहासिक काल बोलते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व को क्या बोलते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जब आर्यों का आगमन हुआ था गंगा क्षेत्र में, आर्यों का आगमन जो कि आर्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्यों का आगमन हुआ है, और वो वैदिक सभ्यता मानते थे। वैदिक सभ्यता जो कि बिहार में भी अभी वैदिक सभ्यता का अंश है, हम लोग हिंदू धर्म जो भी हैं वो वैदिक सभ्यता के तहत ही हैं। तो आर्यों का जो गांगेय क्षेत्र में आगमन हुआ वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और आपको पता होगा कि 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 80 वर्ष के आयु में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। तो 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म तो इनका नेपाल में हुआ था। चलिए, लेकिन फिर भी कुछ जानकारियाँ इतिहास से यहाँ पे जरूर याद रखें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ही है 563 से 483 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जीवन काल रहा है। 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर का एक और नाम होता है वर्धमान। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे महावीर ये 23वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। इनका सिंबल सिंह था। इससे पहले पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर, और जो प्रथम ऋषभ देव जिनको माना जाता है जो कि जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक जैन, लेकिन वास्तविक महावीर स्वामी को ही बोला जाता है जो कि 24वें तीर्थकर थे। तो ये सब मैंने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो चैनल में जाके हिस्ट्री लेक्चर जरूर देख लें एक बार, बहुत सारा चीज़ आपको जानकारी हो जाएगा। तो ये लगभग 540 से 468 ईस्वी पूर्व तक इनका जीवन काल रहा है। लगभग आपका 72 ईस्वी तक ये जिए थे। वर्तमान महावीर का जीवन काल है ये। 544 से 492 मगध में बिंबिसार का शासनकाल। मगध का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। बिंबिसार एक शक्तिशाली शासक था, और इसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। इसी का पुत्र अजातशत्रु होता है, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन होता है। तो ये वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है, क्योंकि बिंबिसार को इसी के पुत्र अजातशत्रु ने ही हत्या की थी। तो बिंबिसार अपने आप में एक महान शासक और सबसे प्रथम मगध का उत्कर्ष करने वाला शासक था। लगभग इसने बोला जाता है 500 शादियाँ की थी, और अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए। तो बिंबिसार याद रखेंगे 544 से 492 ईस्वी पूर्व इसका माना जाता है काल। इसके बाद आपका आता है अजातशत्रु। चलिए, बीच में आपका बोध गया। 528 ईस्वी पूर्व में बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 528 ईस्वी में क्या हुआ, बुद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। और कौन सा नदी था स्टूडेंट्स, तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो कि जिसको अभी आप ये बोलते हैं गया में जब पिंड दान करने जाते हैं आप, ठीक है, वही नदी है अभी बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 528 ईस्वी में पीपल वृक्ष के नीचे। इसलिए पीपल वृक्ष को ही बौद्ध धर्म में उसके ज्ञान का स्तूप का सूचक कहा जाता है। चलिए, 492 से 460 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु का शासनकाल। मैंने बताया था आपको कि 492 के बाद जब बिंबिसार की हत्या कर देता अजातशत्रु, वो खुद शासनकाल संभालता है और वैशाली को विजय करता है और अपनी राजधानी वैशाली बना लेता है अजातशत्रु। ठीक है, फिर उदयन जो है पाटलिपुत्र लेके आता है। उससे पहले जो बिंबिसार के समय में जो राजधानी थी वो राजगीर था। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद आ जाइए, कुछ मैं डिटेल्स बता देता हूँ आपको जो हो सकता है एग्जाम में आ जाए।
528 बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई है गौतम बुद्ध को। अजातशत्रु का शासनकाल वैशाली पर विजय। चलिए 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई है और राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। मैंने बताया निर्वाण बोला जाता है कि आत्मा को परमात्मा में विलीन हो जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। पृथ्वी पे आके अगर कोई मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है, उसको निर्वाण बोला जाता है बौद्ध धर्म में। और उसकी जो प्राप्ति गौतम बुद्ध की यानी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई है और उसी के जस्ट मृत्यु के पश्चात ही अजातशत्रु ने प्रथम राजगीर में अपना बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में आपके राजगीर में हुआ था। ये बिल्कुल याद रखेंगे, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए ऊपर थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में जानें। उसके बाद उदयीन का पुत्र उदयभद्र, ये भी उदयीन का पुत्र होता है जिसने कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था और पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी। तो इसका जो सर्वमान काल है 460 से 444 ईस्वी पूर्व। उदयभद्र यानी उसका नाम उदयीन भी था, जो जिसने कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिग्राम इसको बोला जाता था, फिर बाद में पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का ही नाम अब पटना है। 455 ईस्वी पूर्व के लगभग पाटलिपुत्र राजधानी बना और किसने बनवाया, तो ये उदयीन ने बनवाया। 413 से 344 ईस्वी पूर्व शिशुनाग वंश। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स शिशुनाग वंश आता है। उदयीन जो इसका सेनापति पुलिक होता है और उसी ने मतलब इसकी हत्या करके उदयीन को फिर वो राजगद्दी हथिया लेता है। फिर उसके पुलिक को एक सामंतवाद रहता है, वो उसने उसकी हत्या करके ये शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो हिस्ट्री लेक्चर आप देखिए तो वहाँ पे मैंने इसको डीपली से बताया। तो ये याद रखिए 483 से 344 ईस्वी पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना हुई और 383 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का ही रहता है स्टूडेंट्स कालाशोक, और उसी के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। उसके बाद 344 से 321 ईस्वी पूर्व नंद वंश, जो कि घनानंद, जो कि अंतिम शासक था, जो कि भ्रष्ट था, जिसने कि चाणक्य का अपमान किया था और इसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने उसके वंश को ही खत्म कर दिया घनानंद की हत्या करके और चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे, और चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद शासनकाल में आता है। तो नंद वंश का अंतिम राजा याद रखेंगे घनानंद है। और 320 से 185 ईस्वी पूर्व मौर्य का शासनकाल चलता है, बहुत लंबा शासनकाल चलता है मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, उसके बाद जो उनका पुत्र होता है बिंदुसार वो आता है, फिर अशोक उनका पुत्र होता है बिंदुसार का, फिर वो शासन करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये वंश थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, शासनकाल से हट के फिर ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगते हैं, जिस कारण से इनका वंश लास्ट में जाके विनाश हो जाता है। तो मौर्य वंश का जो शासनकाल लगभग है 320 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व तक है। उसके बाद 320 से 298 का जो इसमें शासनकाल था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद शासन किया था। मौर्य वंश की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। और मेगास्थनीज जो कि पाटलिपुत्र में आया था वो 315 ईस्वी में। और देखिए स्टूडेंट्स ये कहानी है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज जो होता है वो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत होता है और सेल्यूकस निकेटस के साथ, और वो सेल्यूकस निकेटस जो होता है वो सम्राट जो आपका विश्व विजेता ये सिकंदर महान था, अलेक्जेंडर भी नाम है जिसका, उसका वो सेनापति था और उसका राजदूत था मेगास्थनीज। अगर यहाँ पे क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटस युद्ध में हार जाता है तो उसके बाद वो अपनी बेटी हेलेना, जिसका नाम होता है कार्नेलिया भी एक नाम है उसका दूसरा नाम, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है। तो यहाँ पे वो अपने तरफ से इसको भेजता है यहाँ पे राजदूत को मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है। ये याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटस का ये राजदूत था। ये 315 ईस्वी पूर्व में आता है। उसके बाद देखिए 298 से 272 बिंदुसार का शासनकाल होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार, ये भी महाशासक था, लेकिन इसने ज़्यादा साम्राज्य विस्तार तो नहीं किया, लेकिन हाँ जो इसके पिता से प्राप्त था वो उसको फैलाया नहीं, लेकिन उसको सुरक्षित रखा। उसके बाद इसका जो पुत्र होता है तृतीय पुत्र अशोक महान, ऐसे इसका और भी कहानी मैंने आपके वीडियो लेक्चर्स में डाला है, तो आप नीचे जाके अच्छे से इस कहानी को सुने। 272 से 232 ईस्वी पूर्व जो अशोक महान का शासनकाल होता है, जिसने कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था और जिसके कारण उसमें हृदय परिवर्तन होता है और लगभग इसने 1 लाख सेनाओं की हत्या की थी। रक्तपात बहुत हुआ था जिस कारण से इसका हृदय परिवर्तन, हृदय में बहुत बड़ा मतलब विचार में परिवर्तन आया था और ये धर्म के प्रति उत्सुकता के साथ धर्म को ज्वाइन किया था, अपने धर्म का फिर बौद्ध धर्म का विस्तार किया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध, जो कि कलिंग उड़ीसा को बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कलिंग भी महाजनपद में आता था उस टाइम पे। 150 ईस्वी पूर्व जो पुष्यमित्र शुंग
द्वारा बृहद्रथ की हत्या और मौर्य वंश का अंतिम डेमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण हो जाता है। उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, वो है 185 से 75 ईस्वी पूर्व, और 75 से फिर 27 ईस्वी पूर्व कर्ण वंश का शासनकाल होता है। और फिर इस प्रकार से इतिहास जो है आपका प्राचीन इतिहास इस प्रकार से मगध का चलता है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए एडी ईस्वी 320 से 335 ईस्वी चंद्रगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, 320 ईस्वी गुप्त संवत का आरंभ हुआ। उसके बाद 335 से, ये अब एडी में आ जाइए, वो था बिफोर क्राइस्ट, ये है एनो नोमिनी ईस्वी सन। 335 से 380 समुद्रगुप्त, जो कि एक संगीत बिना बजाते हुए इसका पुत्र मतलब इसका फिगर दिखाया जाता है समुद्रगुप्त का। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का भारत व्यापी विस्तार हुआ है गुप्त साम्राज्य का, ये याद रखेंगे। उसके बाद है आपका 380 से 412 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल, जिसमें नवरत्न होते हैं, गुप्तकालीन संस्कृति प्रगति। फिर 405 से 411 जो होता है वो चीनी, ये विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान का भ्रमण हुआ था, जो कि चीन से आया था, ये याद रखेंगे। 400 ये आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो ये याद रखेंगे आप स्टूडेंट्स। 414 से 455 ईस्वी ये कुमारगुप्त प्रथम शासनकाल, और नालंदा महाविद्यालय की स्थापना, जो कुमारगुप्त ही है उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा महाविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त ने 414 से 455 ईस्वी के बीच का इनका शासनकाल है, उसी दरमियान इन्होंने किया था। 455 से 467 स्कंद गुप्त होता है शासनकाल, गुप्त साम्राज्य पर हुनों का आक्रमण, हुन जो आक्रमणकारी थे उन्होंने हुनों का आक्रमण स्कंद गुप्त के शासनकाल में किया था, और ये 455 से 467 ईस्वी के आसपास का समय है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आइए 455 ये हो गया। 467 ईस्वी जो है बुद्धगुप्त गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है यहाँ से, और 495 से 510 भानुगुप्त का शासनकाल चलता है और गुप्त साम्राज्य का अंत हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद है 530 ईस्वी मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक वंश का उत्कर्ष होता है। फिर 635 है युआनचांग जो बिहार की यात्रा पे आता है, और 673 में इत सिंह की बिहार की यात्रा होती है। तो ये सब जो ईस्वी सन है एक बार आप जरूर याद कर लें। पाल वंश का शासनकाल 750 से 1172 ईस्वी का चलता है स्टूडेंट्स। उसके बाद है गोपाल का शासनकाल, गोपाल वंश, पाल वंश में जो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, इसका जो शासनकाल चला है स्टूडेंट्स वो है 750 से 770 ईस्वी। उसके बाद आपका इसी ने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। उसके बाद है धर्मपाल का शासनकाल, विक्रमशिला जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला बिहार बोलते हैं उसको, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। और 810 से 855 ईस्वी का जो काल है देवपाल का शासनकाल, पालकालीन संस्कृति की प्रगति देवपाल के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा हुआ था। ये इसका जो शासनकाल है 810 से 855 ईस्वी का है। उसके बाद है आपका 858 से 992 ईस्वी नारायण पाल का शासनकाल। उसके बाद 992 से 936, यही पाल वंश के बारे में सारा डिटेल्स है। उतना डीपली आप याद नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस कम ही आएंगे। राजपाल का शासनकाल है 1095 से 1197, सेन वंश का बिहार में शासन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का अभ्युदय हो जाता है, और 1180 ईस्वी में आपका इमाम ताज फकीह द्वारा मनेर किला में निवास ग्रहण किया जाता है। और उसके बाद 1197 से 98 में इब्न बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन पराजित कर बिहार में तुर्क सत्ता जो होता है, बख्तियार खिलजी जो खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश है बख्तियार खिलजी, इसे हटा के लक्ष्मण सेन को पराजित कर बिहार में तुर्की आक्रमण हो जाता है, और अब यहाँ पे मुगल का शासन होना शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आज के वीडियो लेक्चर्स का जो इतिहास के बारे में जो बिहार टीटी का है, तो इसको एक बार जरूर देख लें। ये क्वेश्चंस गौतम बुद्ध के बारे में जरूर एक क्वेश्चंस आएगा, अजातशत्रु या बिंबिसार ये सब के बारे में आप एक बार जरूर मेरा मगध महाजनपद वीडियो लेक्चर देख लीजिए। सम्राट अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में मैंने जो वीडियो लेक्चर्स बनाया है उसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए, आपको जरूर हेल्पफुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लगातार वीडियो चैनल देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं जो है 10 पार्ट लगभग डालूंगा कैप्सूल का बिहार
टीईटी कैप्सूल का, तो उसमें मैं पूरा सोशियोलॉजी, सोशल साइंस कवर करूँगा, इतिहास के, ज्योग्राफी के, और जो भी आपके क्वेश्चंस बिहार टीईटी से रिलेटेड आने की संभावनाएं हैं उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। साथ ही साथ मैथ के लेक्चर्स का भी वीडियो में डालते रहूँगा। तो अब आ गया आपके पास टाइम स्टूडेंट्स रिवीजन करने का। एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। 29 जून को एग्ज़ाम आपका होने वाला है। जितना जल्द से जल्द हो सके सारे वीडियो लेक्चर्स को देखें और एक बार मतलब दिमाग में इसको एडजस्ट करें। हो सकता है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए यहाँ से, और आएगा ही, इतना विश्वास रखिए स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।